नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है ना, ये एक ऐसे विषय पर है जिसने मतलब दशकों तक भारत की राजनीति, कानून और हमारे समाज को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। बिल्कुल। आज हम अनुच्छेद 370 की ऐतिहासिक और जो उसकी पूरी संवैधानिक यात्रा रही है उसे खंगालने वाले हैं। हाँ, 1947 से लेकर 2023 तक का सफर। जम्मू और कश्मीर का भारतीय संविधान में जो पूर्ण एकीकरण हुआ है, वो मतलब कोई साधारण कानूनी बदलाव नहीं है। सही कहा आपने। यह असल में एक बेहद पेचीदा और दिलचस्प कहानी है इसमें इतने सारे कानूनी पेच और राजनीतिक दांव-पेच शामिल हैं कि मतलब लोग अक्सर इसमें उलझ जाते हैं। देखिए, ये सच में एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत बात हुई है। बिल्कुल। लेकिन आज का हमारा लक्ष्य सूचनाओं या भारी भरकम कानूनी धाराओं के बोझ तले दबना बिल्कुल नहीं है। तो फिर आज का हमारा मिशन क्या है? मिशन आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आखिर ये अनुच्छेद 370 और 35A असल में थे क्या? और इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इसके जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें 1947 के उस दौर में जाना होगा जब भारत आजाद हो रहा था। हाँ, और 500 से अधिक रियासतों के विलय का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम चल रहा था। उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जी जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या विलय पत्र कहा जाता है। जी इसी एक दस्तावेज ने जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने का कानूनी रास्ता साफ किया, लेकिन हालात उस समय इतने सामान्य नहीं थे। तो एक विशेष व्यवस्था की जरूरत पड़ी। बिल्कुल। इसके बाद 1949 में एन गोपालास्वामी अयंगार ने भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया। पर एक बात जो अक्सर बहसों में खो जाती है ना, वो ये है कि संविधान में इसे स्पष्ट रूप से एक अस्थायी प्रावधान कहा गया था। हाँ, टेम्पररी प्रोविजन के रूप में ही इसे लिखा गया था। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है कि इसे अस्थायी माना गया था, लेकिन इस प्रावधान ने राज्य को कुछ बहुत ही असाधारण और विशेष शक्तियां दे दी थीं। जैसे कि उनका अपना एक अलग संविधान होगा। हाँ, हमारे स्रोतों के अनुसार उनका अपना अलग संविधान और एक अलग झंडा भी होगा, और भारतीय संसद की शक्तियां वहां बहुत सीमित कर दी गई थी। संसद केवल 3 मुख्य विषयों पर ही वहां सीधे कानून बना सकती थी: रक्षा, विदेश मामले और संचार। मतलब इसके अलावा अगर कोई भी अन्य कानून राज्य में लागू करना हो तो राज्य सरकार की सहमति लेना अनिवार्य था। बिल्कुल। ये तो ऐसा था जैसे एक देश के भीतर एक और व्यवस्था चल रही हो। तो इसे इस तरह से डिजाइन क्यों किया गया था? क्योंकि ये कोई परमानेंट फिक्स या स्थायी समाधान नहीं था। ये उस समय की उथल-पुथल को संभालने के लिए बनाया गया एक बीच का रास्ता था। एक संक्रमणकालीन व्यवस्था कह सकते हैं। हाँ, जब तक कि राज्य की अपनी खुद की संविधान सभा कोई अंतिम निर्णय ना ले ले। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी और उलझ जाती है। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था में एक और बहुत बड़ा मोड़ 1954 में आया, जब अनुच्छेद 35A का जन्म हुआ। और ये हिस्सा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 35A जैसी इतनी अहम चीज को संसद में किसी सामान्य बहस या वोटिंग के जरिए संविधान में नहीं जोड़ा गया था। हाँ, इसे सीधे राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से संविधान में शामिल कर लिया गया था। और इस एक कदम ने राज्य की विधायिका को एक बहुत ही खास अधिकार दे दिया: स्थायी निवासियों या परमानेंट रेजिडेंट्स को परिभाषित करने की शक्ति। और ये केवल एक परिभाषा तय करने की बात नहीं थी। इन स्थायी निवासियों को ऐसे विशेषाधिकार दिए गए जो भारत के बाकी नागरिकों के पास उस राज्य में नहीं थे। जैसे कि संपत्ति खरीदने का अधिकार। बिल्कुल। ये तय कर दिया गया कि केवल यही स्थायी निवासी जम्मू कश्मीर में भूमि या संपत्ति खरीद सकते हैं, और केवल उन्हें ही राज्य सरकार की नौकरियां मिल सकती थीं। हाँ, और सरकारी छात्रवृत्ति या अन्य आर्थिक सहायता पर भी केवल उनका ही अधिकार था। मतलब इसने जमीन पर एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया, जो दशकों तक चर्चा और गहरे विवाद का विषय बना रहा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दशकों तक हर कोई यही मानता रहा कि इस पूरी व्यवस्था को बदलना लगभग असंभव है। कानूनी उलझनें इतनी ज्यादा थी कि किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर 5 अगस्त 2019 का दिन आता है। वो दिन जिसने भारतीय राजनीति और संवैधानिक इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये बदलाव कानूनी रूप से कैसे हुआ, ये किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। बिल्कुल। उस दिन जो हुआ उसकी संवैधानिक प्रक्रिया या मैकेनिक्स को समझना बहुत जरूरी है।
सरकार ने अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से संविधान से मिटाया नहीं, अच्छा, तो क्या किया? बल्कि राष्ट्रपति के आदेश, जिन्हें CO 272 और CO 273 कहा जाता है, उनके माध्यम से इसे निष्प्रभावी या इनऑपरेटिव कर दिया। और जैसे ही 370 की मुख्य जड़ें काटी गई, उस पर टिका हुआ अनुच्छेद 35A स्वतः ही भरभरा कर गिर गया। सही कहा। लेकिन जिस कानूनी तरीके से इसे अंजाम दिया गया, वो एक लीगल मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? देखिए, 370 को बदलने के लिए संविधान में लिखा था कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश जरूरी है। हाँ, अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो संविधान सभा तो 1950 के दशक में ही भंग हो चुकी थी। तो जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है, उसकी सिफारिश कैसे ली जाए? यहीं पर अनुच्छेद 367 का बहुत ही स्मार्ट उपयोग किया गया। यही वो कानूनी पेंच था जिसने कानूनी जानकारों को भी चौंका दिया। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि सरकार ने संविधान की डिक्शनरी ही बदल दी। अच्छा, मतलब परिभाषा बदल दी? बिल्कुल, उन्होंने अनुच्छेद 367, जो संविधान की व्याख्या करने वाला नियम है, उसमें बदलाव किया। इसके तहत यह तय किया गया कि अनुच्छेद 370 में जहां भी संविधान सभा लिखा है, उसे अब विधानसभा पढ़ा जाएगा। और चूंकि उस समय जम्मू कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, हाँ, वहां राष्ट्रपति शासन लागू था, तो कानूनी रूप से राज्य विधानसभा की सारी शक्तियां भारतीय संसद के पास आ गईं। एकदम सही। इस तरह संसद ने ही राज्य विधायिका की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रपति को यह ऐतिहासिक बदलाव करने की सिफारिश कर दी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, माफ कीजिएगा, मुझे यहाँ ये कहना होगा कि अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये सिर्फ एक कानून के कागज से हटने की बात नहीं थी। हाँ, इससे बहुत कुछ बदल गया। इस एक कदम से पूरे राज्य का भूगोल, उसका नक्शा और प्रशासनिक ढांचा ही बदल गया। हमारे दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय इतिहास में पहली बार किसी पूर्ण राज्य को घटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटी में बांट दिया गया। ये भारतीय संघीय ढांचे में एक अभूतपूर्व कदम था। राज्य का दर्जा घटाना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इसके तहत पहला हिस्सा बना यूटी जम्मू और कश्मीर, जिसमें विधानसभा का प्रावधान रखा गया, जिसे हम पुडुचेरी मॉडल कह सकते हैं। और दूसरा हिस्सा बना यूटी लद्दाख, जिसमें कोई विधानसभा नहीं रखी गई। इसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के हाथों में आ गया और इसमें मुख्य रूप से लेह और कारगिल जिले शामिल किए गए। अब जब इस ऐतिहासिक बदलाव के कानूनी तरीके को समझ लिया गया है, तो इसके कारणों और प्रभावों पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और इस तरह के बड़े फैसलों में कभी भी सिर्फ एक दृष्टिकोण नहीं होता। स्रोतों में दर्ज दोनों पक्षों की बातों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम बिना किसी का पक्ष लिए दोनों पहलुओं को समझें। अगर हम सरकार के दृष्टिकोण और उनके द्वारा बताए गए कारणों को देखें, तो उनका मुख्य तर्क पूर्ण एकीकरण का था। बिल्कुल। सरकार का स्पष्ट मानना था कि 370 ने राज्य में एक मनोवैज्ञानिक अलगाववाद को जन्म दिया था। इसे हटाकर ही राज्य का भारत के साथ सच्चा भावनात्मक और कानूनी जुड़ाव हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण समान अधिकारों का था। 35A के हटने से महिलाओं और हाशिए के वर्गों जैसे कि वाल्मीकि समाज या पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के खिलाफ होने वाला दशकों पुराना भेदभाव खत्म हुआ। और सरकार के तर्कों में आर्थिक विकास भी एक बड़ा मुद्दा था। हाँ, बाहरी निवेश के रास्ते खोलना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर अलगाववाद और आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करना इस पूरे कदम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष और आलोचकों का दृष्टिकोण भी हमारे स्रोतों में बहुत विस्तार से दर्ज है। हाँ, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर के, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, उन्होंने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इस दिन को ब्लैक डे या काले दिन के रूप में देखा। उनकी चिंताएं केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि कई गहरे सवाल भी उठा रही थी। आलोचकों ने सबसे बड़ा सवाल इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर उठाया। उनका तर्क था कि राज्य के लोगों या उनकी चुनी हुई सरकार की प्रत्यक्ष सहमति के बिना इतना बड़ा फैसला लेना अलोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इसके साथ ही वहां के स्थानीय लोगों में जनसांख्यिकीय बदलाव या डेमोग्राफिक चेंजेस का एक बड़ा डर पैदा हो गया कि बाहर से लोग आकर बसेंगे
और उनकी सदियों पुरानी स्थानीय संस्कृति, भाषा और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। और इस फैसले को जमीन पर लागू करने के लिए जिस तरह के कदम उठाए गए, उन पर भी भारी विवाद हुआ। हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशंस का व्यापक इस्तेमाल किया गया। बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों और नेताओं को नजरबंद किया गया और लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन रखा गया। इन सभी कदमों ने मानवाधिकारों को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चिंताएं खड़ी कर दी। इन दोनों अलग अलग दृष्टिकोणों के बीच ये देखना दिलचस्प है कि जमीन पर असल में क्या बदलाव हुए हैं। 2019 से पहले के कश्मीर और आज के कश्मीर के प्रशासनिक ढांचे में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि अब वहां दोहरी नागरिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब वहां के लोग सिर्फ भारत के नागरिक हैं, राज्य के अलग नागरिक नहीं। और जो अलग रणबीर दंड संहिता या आरपीसी वहां चलती थी, उसकी जगह अब पूरे देश की तरह भारतीय दंड संहिता या आईपीसी लागू हो गई है। और ये सिर्फ आपराधिक कानूनों तक सीमित नहीं है। शिक्षा का अधिकार और आधार सहित लगभग 106 ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र कानून हैं जो अब वहां पूरी तरह से लागू हो गए हैं, जिनका सीधा लाभ पहले वहां के आम नागरिकों को नहीं मिल पाता था। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के 153 पुराने और अलग कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, जो अब अप्रासंगिक हो चुके थे। और अगर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आएं तो स्रोतों के मुताबिक 2022-23 में राज्य की जीडीपी में 8% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि अब भारत का कोई भी नागरिक वहां गैर कृषि भूमि खरीद सकता है। इससे रियल एस्टेट और बाहरी उद्योगों को वहां स्थापित होने का मौका मिल रहा है। पर्यटन में भी भारी उछाल दिखा गया है। इन सब के बीच एक और बहुत बड़ा बदलाव है नया डोमिसाइल कानून या अधिवास नियम। हाँ, पहले जहां स्थायी निवासी की परिभाषा बहुत सीमित थी, वहीं अब जो व्यक्ति वहां 15 साल से रह रहा है या जिसने वहां 7 साल पढ़ाई करके 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है, उसे भी वहां का निवासी माना जाएगा। इससे उन लोगों को एक नई पहचान और अधिकार मिले हैं जो पीढ़ियों से वहां रहने के बावजूद सरकारी नौकरियों से वंचित थे। ये सब तो जमीनी हकीकत और सरकार के प्रशासनिक कदम हो गए, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इतने बड़े फैसले पर अंतिम मोहर तब तक नहीं लगती जब तक कि देश की सबसे बड़ी अदालत उसे न परख ले। हाँ, बिल्कुल। और वो ऐतिहासिक मोहर लगी दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। ये एक बहुत ही अहम क्षण था जिसने दशकों से चली आ रही कानूनी बहस को हमेशा के लिए शांत कर दिया। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्टता और एकमत होना। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसला सुनाया। 5 जजों ने एक ही स्वर में केंद्र सरकार द्वारा 370 को हटाने की पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक रूप से वैध ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम में कोई कानूनी खामी नहीं थी। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है अदालत का वो मूल तर्क जिस पर दशकों से राजनीति हो रही थी। अदालत ने साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 370 हमेशा से ही एक अस्थायी प्रावधान था। इसे कभी भी स्थायी बनाने का इरादा नहीं था। और इससे भी बड़ी बात जो फैसले में कही गई वो ये थी कि 1947 में जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, उसी क्षण जम्मू कश्मीर का पूर्ण एकीकरण हो गया था। मतलब उसके बाद राज्य के पास कोई अपनी अलग संप्रभुता या सॉवरेनिटी नहीं बची थी। वो भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह ही एक अभिन्न अंग बन गया था। लेकिन इस भारी भरकम और सूखे कानूनी फैसले के बीच एक बहुत ही मानवीय और भावुक पहलू भी उभर कर सामने आया। हाँ, जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है। जस्टिस एसके कौल, जो खुद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अपने फैसले के अंत में एक बहुत ही भावुक उपसंहार या एपिलॉग लिखा। उन्होंने खुले तौर पर माना कि कश्मीर के आम लोगों ने दशकों तक हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन का बहुत गहरा दर्द झेला है, चाहे वो राज्य की तरफ से हो या आतंकवादियों की तरफ से। जस्टिस कौल ने एक बहुत ही मजबूत और ऐतिहासिक सिफारिश भी की। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के समय बने सत्य और सुलह आयोग की तर्ज पर भारत में भी एक आयोग बनाया जाना चाहिए। ये आयोग राज्य और गैर राज्य दोनों ताकतों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन को दर्ज करे ताकि लोग अपनी बात कह सकें। उनका मानना था कि सिर्फ कानून बदल देना काफी नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी के जो गहरे घाम हैं उन्हें भरना भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हम आज कहाँ खड़े हैं और जम्मू कश्मीर के भविष्य का रास्ता किधर जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने केवल अतीत के फैसले पर मोहर नहीं लगाई, बल्कि भविष्य के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। हाँ, अदालत ने वहां लोकतंत्र की बहाली को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए यह निर्देश दिया कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हर हाल में कराए जाएं।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने भी संसद में और अदालत के सामने ये आश्वासन दिया है कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य या स्टेटहुड का दर्जा है वो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। ये वहां के राजनीतिक दलों की एक बहुत बड़ी मांग रही है और इस नई राजनीतिक शुरुआत के लिए परिसीमन या डिलिमिटेशन की जो जटिल प्रक्रिया थी वो भी पूरी हो चुकी है। अब जो नई विधानसभा बनेगी उसकी संरचना में कुल 90 प्रभावी सीटें होंगी। और यहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार अनुसूचित जनजाति या एसटी के लिए 9 और अनुसूचित जाति या एससी के लिए 7 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये हाशिए पर रहे समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के मामले में एक बहुत बड़ा कदम है। ये सब तो जम्मू कश्मीर की कहानी है, लेकिन जब हम भविष्य की बात करते हैं तो हमें लद्दाख को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। 2019 के फैसले के बाद लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश तो बना दिया गया जो उनकी पुरानी मांग थी, लेकिन अब वहां एक नया ही राजनीतिक संघर्ष जन्म ले रहा है। वहां के लोग और नेता सड़कों पर हैं और एक 4 सूत्रीय एजेंडे के साथ अपनी नई मांगे केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। लद्दाख की स्थिति और वहां की चिंताएं कश्मीर से काफी अलग हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करना है। इसके साथ ही वे मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शामिल किया जाए। ये अनुसूची विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लिए होती है ताकि वहां की विशिष्ट संस्कृति, उनके पर्यावरण और जमीन को बाहरी हस्तक्षेप से बचाया जा सके। इसके अलावा उनकी राजनीतिक मांगे भी हैं। वे चाहते हैं कि लेह और कारगिल के लिए 2 अलग-अलग लोकसभा सीटें हों ताकि संसद में उनकी आवाज मजबूत हो। और सबसे बड़ी चिंता रोजगार की है, जिसके लिए वे एक स्थानीय लोक सेवा आयोग या पीएससी की मांग कर रहे हैं ताकि स्थानीय युवाओं के लिए नौकरियां सुरक्षित की जा सकें। ये पूरा परिदृश्य दिखाता है कि एकीकरण सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली बहुत ही संवेदनशील प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो ये पूरी चर्चा हमें ये समझाती है कि अनुच्छेद 370 का हटना 70 साल पुराने एक विशेष दर्जे का अंत था, जिसने कानूनी रूप से एक राष्ट्र एक संविधान के लक्ष्य को पूरा कर दिया। 1947 के विलय पत्र से लेकर 2019 के ऐतिहासिक बदलाव और फिर 2023 की सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मोहर तक का ये सफर वाकई बहुत जटिल रहा है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक अस्थायी व्यवस्था दशकों तक खिंच सकती है और फिर उसे एक झटके में बदलने के लिए कितनी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। लेकिन मेरी समझ से असली काम तो अब शुरू होता है। कागजों पर कानून बदल गए हैं, लेकिन विकास, समान अधिकार और सुरक्षा के मोर्चे पर इन दोनों नए क्षेत्रों को आगे ले जाना एक लंबी यात्रा है। बिल्कुल। चलते चलते मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी जो किसी भी सोचने वाले व्यक्ति को जरूर परेशान करेगा। वो क्या? जब किसी क्षेत्र का पूरा कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा रातों रात बदल दिया जाता है तो आधुनिक विकास और सदियों पुरानी परंपरा के बीच संतुलन कैसे बनता है? बहुत ही गहरा सवाल है। विशेषकर लद्दाख जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों में, जहां हर कोई चाहता है कि बाहरी निवेश आए, अस्पताल बने, सड़कें बने, लेकिन अपनी सदियों पुरानी आदिवासी पहचान, अपनी जमीन और अपने नाजुक पर्यावरण को बचाने की चुनौती भी उतनी ही विशाल है। ये एक ऐसा सफर है जिसे सिर्फ जम्मू कश्मीर या लद्दाख के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बहुत ध्यान से देखना और समझना होगा। क्या शानदार विचार है सोचने के लिए। विकास की कीमत और परंपरा के संरक्षण के बीच का ये संघर्ष शायद हमारे समय का सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। उम्मीद है कि आज की इस गहन चर्चा ने हमारे स्रोतों के आधार पर इस बेहद जटिल विषय को एक नए, निष्पक्ष और गहरे नजरिए से देखने में मदद की होगी। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। इसी तरह नई चीजें सीखते रहिए, हर स्थापित तथ्य पर सवाल पूछते रहिए और हमेशा ज्ञान की गहराई में उतरने के लिए तैयार रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।